नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक राज छुपाए बैठी है। खून, धोखा और साजिश के उस अंधेरे सफर पर चलिए हमारे साथ हर रोज एक नई कहानी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी आने वाली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। करीब 42 साल का एक आदमी अपने खास दोस्त के पास बैठा हुआ था। इसी बीच में दोनों की बातचीत का सिलसिला चल रहा था और बातचीत करते करते जब उसने अपने मोबाइल देखा तो मोबाइल देखते ही पता चलता है कि उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है। अपने दोस्त से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता हूं? दोस्त ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। इसी बीच में दोस्त ने दोस्त को मोबाइल दे दिया और मोबाइल देने के बाद वो अपनी पत्नी को मैसेज करता है। लेकिन जब मैसेज कर रहा था तो उसने ये बताने की कोशिश नहीं की कि वो उसका पति बात कर रहा है, बल्कि ऐसा ही जाहिर होने दिया जिसका वो मोबाइल है वही बात कर रहा है। शुरुआत होती है, भाभी जी आप खाना बहुत अच्छा बनाती है, आप देखने में बहुत अच्छी है, आप बातें बहुत अच्छी करती है। भाभी की एक एक बात की तारीफ करना शुरू कर दिया। जो भाभी के अंदर जितनी भी अच्छाइयां थी उस अच्छाइयों पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उधर भाभी भी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, बातों का जवाब दे रही थी, खुश हो रही थी और ऐसे ही करते करते करीब 10 से 15 मिनट का समय बीत जाता है। इसी बीच में उसने अपनी तरफ से लिखा आई लव यू, और जब आई लव यू लिखा जाता है तो उधर से जवाब आता है आई लव यू टू। आई लव यू टू का जवाब आते ही अब ये व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसने सोचा कि शायद यहीं से कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी, और वो कल्पना जाकर रुकती है एक कत्ल पर। कत्ल भी इतना भयानक रूप में होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कोई करेगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। तारीख है 28 अक्टूबर 2025 और व्यक्ति का नाम होता है समीर पंजाब राव जाधव, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है। फैब्रिकेशन यानी कि वेल्डिंग मशीन वगैरह का काम करता है। वो बाजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन जाता है, वहां बैठकर रो रहा था। इसी बीच में किसी की नजर पड़ जाती है। जब नजर पड़ती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या बात है, तुम बैठ के यहाँ रो क्यों रहे हो? जो बात है साहब से जाके बताओ, पूरी कहानी बयां करो। क्या है? वो बात करने में असमर्थ हो रहा था, परेशान हो रहा था। साहब की नजर पड़ जाती है। साहब उसे अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद उसे पास में बिठाते हैं और बिठाने के बाद कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात है? रोते हुए कहता है कि साहब 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर 2:15 के बाद से उसने उसकी पत्नी को नहीं देखा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। 2 बच्चे हैं, माँ है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आखिरकार करूं तो क्या करूं? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने अपनी पत्नी को तलाश नहीं किया है, लेकिन मेरी पत्नी मिल ही नहीं रही है। अब आप ही कुछ मदद कर दीजिए। पुलिस वाले ने ये बात सुनी। उसने कहा कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है वो लिखकर एक कागज पर दो। उसके बाद फिर हम इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाएंगे। जैसा पुलिस वालों ने कहा उसने ठीक वैसा ही किया। आखिरकार समीर ने एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के आधार पर गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, लेकिन शुरुआत से ही पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना शायद उसे लेना चाहिए था। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि साहब 2:15 के आसपास का वक्त था और 26 अक्टूबर की तारीख थी और सिंधेवाड़ी के आसपास मैंने आखिरी बार अपनी पत्नी को देखा था। इसके बाद उसका कहीं भी अतापता नहीं है, कहीं देखा नहीं गया। पुलिस वालों ने जो उस इलाके का एक स्टेशन लगता है, राजगढ़ पुलिस स्टेशन, वहां की पुलिस से भी कहा कि इस मामले की जो जांच पड़ताल होनी चाहिए वो राजगढ़ से होनी चाहिए। लेकिन वो पहुंच जाता है वारजे पुलिस स्टेशन में। लेकिन वारजे पुलिस स्टेशन और राजगढ़ दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया और कोऑर्डिनेशन बनाने के बाद कहा कि ठीक है, इस मामले की जांच पड़ताल हम लोगों को मिलके ही करनी चाहिए। अब ये तारीख अगली बदल जाती है। 29 अक्टूबर आ जाता है। 29 अक्टूबर की सुबह को वो पुलिस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है
पुलिस वाला देखते ही कहता है कि तुम तो कल भी आए थे। बस ये जानने के लिए आया हूं कि आखिरकार मेरी पत्नी के मामले में कुछ प्रोग्रेस है या नहीं है। वो अंदर उसे भेज देता है बड़े साहब के पास और बड़े साहब देखते कहते हैं कि आप घर जाओ और हमारी टीम पूरा काम कर रही है, आप चिंता मत करो, हम जल्दी ही तुम्हारी पत्नी को तलाश करके ले आएंगे। जब ये बात आती है वो घर चला जाता है। ऐसे ही 30 अक्टूबर को जाता है, 31 अक्टूबर को जाता है, 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, इस तरह से लगातार वो हर दिन जाता था। हर दिन जाते ही बड़े अधिकारी के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो जाया करता था। आंखों से आंसू टपकते रहते थे। बस पुलिस वालों को भी उस पर दया आ रही थी। उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा उसका 3री क्लास में पढ़ता है, दूसरा 5वीं क्लास में पढ़ता है। छोटे बच्चे हैं। उधर माँ भी है। माँ भी परेशान हो रही थी कि बहू कहाँ चली गई है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। साल 2017 में शादी हुई थी। इन दोनों मियाँ बीवी के बीच कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ फसाद भी नहीं है। लेकिन बीवी का अचानक से यूं चले जाना, ये परेशान करने वाली बात तो थी। जब वो अपने काम पर जाता है तो काम पर जाने से पहले वो एक बार पुलिस वालों के पास जरूर जाता है, ये जानने के लिए कि साहब मेरी बीवी के मामले में कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई। अब एक दिन ऐसा होता है कि एक बड़े साहब होते हैं, डीसीपी संभाजी कदम। उनके सामने वो जैसे उस थाने के अंदर जाते हैं। थाने के अंदर जाने के बाद वो पुलिस वालों से बातचीत कर रहा था। इसी बातचीत को डीसीपी साहब ने सुन लिया और देख लिया। जब वो बात कर रहा है तो अपने बीवी के गायब होने की गुमशुदगी की पूरी बात बता रहा था। अधिकारी ने कहा कि अभी कुछ नहीं कहना है, साहब आए तो साहब से हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे मामले में बातचीत करेंगे। लेकिन साहब की जैसे ही नजर पड़ती है, साहब उसे बुलाते हैं। उसे बुलाने के बाद उससे पूछ रहे थे कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या परेशानी है। उसने फिर से वही कहानी को दोहराना शुरू कर दिया कि मेरी पत्नी 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 2:15 से गायब है। राजगढ़ थाना क्षेत्र की एक जगह लगती है, वहां पर उसे अंतिम बार देखा गया था। उसके बाद कुछ उनका दिमाग खटक जाता है। पहली बार जब वो सिपाही से बात कर रहा था और उसने दरोगा से बातचीत की थी, तब वो बातचीत में कुछ अलग तरह से बोल रहा था। डीसीपी के सामने कुछ अलग तरह से बात कर रहा था। इसके बाद वो उसे पानी पिलाते हैं, कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद आना, फिर बात करते हैं। लेकिन उसे थाने में ही बिठा दिया जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद करीब करीब फिर से एक आवाज लगाई जाती है। समीर अधिकारी के सामने आता है तो वो उससे पूछते हैं कि हाँ क्या बात थी, जरा शुरू से बताने की कोशिश करो। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुमसे बातचीत नहीं कर पाया। जब उसने फिर से बताना शुरू किया तो जो पहले आईपीएस ऑफिसर से बोल रहा था वैसी बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब की बार कुछ नया तथ्य है, नई चीजें निकल के सामने आती है। तभी आईपीएस ऑफिसर का दिमाग खटक जाता है, खनक जाता है। वो कहता है अपनी टीम से कि हो ना हो इसकी बीवी जो गायब हुई है, बीवी के गायब होने में इसी का ही हाथ है, इससे पूछताछ करनी चाहिए। शुरुआत में तो वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। जब पुलिस ने उसे टॉर्चर करना शुरू किया तो वो सबसे पहले यही बोलता है कि साहब मैंने दृश्यम मूवी 4 बार देखी है, आप मुझे ऐसा नहीं मार सकते, आप ऐसा मत करिए। यानी कि उसने फिल्म में जो देखा वही डायलॉग बाजी करना शुरू कर देता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ फिल्म नहीं चल रही बल्कि हकीकत चल रही है। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो फिर अंजाम तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। पुलिस वालों ने जब उसके साथ सही से बात करना शुरू किया, सख्ती से पेश आना शुरू किया, तब उसने कहा कि उसकी पत्नी का सतेज पाटिल नाम के एक व्यक्ति से अफेयर चल रहा था, उससे चक्कर चल रहा था। उसके साथ वो चैटिंग करती थी, गंदी गंदी बातें करती थी और रोज रोज की चैटिंग उसे परेशान करती थी। उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। अब वो करे तो क्या करे, इसलिए जब पत्नी मानने को तैयार नहीं हुई, उससे वो कुछ कह नहीं सकता था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर
यानी कि पुणे से 40 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है गोगलबाड़ी। वहां पर लगभग 18,000 रुपए प्रति महीना की दर से उसने एक गोदाम रेंट पे लिया। उस गोदाम में बहुत सारा सामान रखता था, क्योंकि वो मिस्त्री था, वेल्डिंग का काम करता था। इसलिए उसने बड़ा सा एक भट्टी तैयार करता है, ऐसी भट्टी जिसमें बहुत सारा ईंधन भी आ सके। कोई अगर आदमी को भी रखना चाहे तो वो भी उसके अंदर आ सके, ऐसी भट्टी तैयार करता है। और भट्टी तैयार करने में कम से कम उसे 1 महीने का वक्त लग जाता है। जब वो बाहर से आता जाता था, तब बाहर से आते जाते बहुत सारा ईंधन जैसे लकड़ी होती है, पेट्रोल होता है और जलने वाली चीजें होती है, उसका भी वो लगातार इंतजाम कर रहा था। 1 महीना कब बीत जाता है उसको पता ही नहीं चलता, और वो तारीख आती है 26 अक्टूबर 2025। उसकी पत्नी प्राइवेट स्कूल में टीचर है। 2017 में इनकी शादी हुई थी। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस चैटिंग की वजह से नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी पत्नी से कहता है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। पत्नी खुश हो जाती है, लेकिन बच्चों को साथ ले नहीं जाते, माँ को साथ ले नहीं जाते। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर एक नवले ब्रिज होता है, उससे होते हुए पहुंच जाते हैं शिवाने से खेड़ शिवपुर। वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद शिंदड़ी में एक होटल लगता है। होटल में जाके कहता है कि हमें भेलपुरी खानी है, लेकिन पैक कर देना, उसे हम घर जाकर खाएंगे। भेलपुरी लेने के बाद जहां पर गोदाम किराए पर लिया हुआ था, गोगलबाड़ी में वहां पहुंच जाते हैं। पति और पत्नी बैठ के आराम से इत्मीनान से भेलपुरी खा रहे थे, और इसी बीच में इसको मौका मिल जाता है। और जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है, और अपनी पत्नी का गला तब तक पकड़ता है, तब तक दबाता है, जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। 10 मिनट का समय लगता है। जब उसकी पत्नी मर जाती है, उसे पूरी तरह से इत्मीनान हो जाता है कि अब ये ना कोई आवाज करेगी, ना कोई विरोध करेगी, और इसकी सांसें थम चुकी है। जब उसे पूरी तसल्ली हो जाती है, तो जो उसने एक बहुत बड़ी सी भट्टी बनाई थी, तैयार की थी, उस भट्टी में अपनी पत्नी को डालता है। हालांकि पहले वो ईंधन रखता है, ईंधन रखने के बाद पत्नी को डालता है। वो ठीक वैसे ही प्रोग्राम बनाता है जैसे कि एक चिता पर किसी इंसान की लाश को जलाया जाता है। चिता बनाई जाती है लोहे की भट्टी में, और उसमें वो आग लगा देता है। उसका तब तक जलने का इंतजार करता है जब तक वो पूरी तरह से राख नहीं हो जाती। जैसे राख हो जाती है, दिन निकलता है। 27 अक्टूबर 2025 की तारीख थी। नजदीकी में ही एक नदी बह रही थी। उसने जो भी राख थी, उस राख को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उस राख को उस नदी में बहा देता है। अब यहाँ पर जो उसने भट्टी तैयार की थी, थोड़ी बहुत ईंटों का प्रयोग किया था, उन ईंटों को भी खुर्द-बुर्द कर देता है और उसे दूर दराज इधर उधर फेंक देता है, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देता है। रही बात उस लोहे की भट्टी की, लोहे की भट्टी को लेके जाता है और ले जाने के बाद उसे किसी कबाड़ी वाले को बेच देता है। कहता है कि साहब मैं इसका क्या करूंगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए जो भी दाम मिलते हैं उसको मिलने के बाद वो सब ये काम करता है। अब सीधा घर जाता है। घर जाने के बाद अपने बच्चों से पूछता है, अपनी माँ से पूछता है। अंजलि नाम था उसकी पत्नी का। अंजलि घर पे नहीं मिलती है। वो ऐसे नाटक करने लगता है जैसे कि कहीं वो अचानक से गायब हो गई है। अंजलि जहां जहां भी जाती थी, जिससे बातचीत करती थी, जिस विद्यालय में पढ़ाती थी, जो उसके रिश्तेदार थे, हर किसी से बातचीत करता है। इतना सीरियस हो के बातचीत कर रहा था कि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब वो कहीं नहीं मिलती है, तब वो 28 अक्टूबर 2025 को सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन उसका बार बार थाने आना, बार बार बयान बदलना, यही पुलिस को खटक जाता है। फिल्में, क्राइम सीरीज, इनसे इंस्पिरेशन लेकर अपराध करने वाले भूल जाते हैं। फिल्मों में भी आखिर में अपराधी पकड़ा ही जाता है। कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग क्यों न हो, एक गलती सब खत्म कर देती है। दोस्तों, गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए। जिंदगी में क्राइम का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ अंधेरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विकास लोमश। फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहें, समझदार रहें